नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण। आज हम पढ़ेंगे पुस्तकालय भवन के बारे में। तो पुस्तकालय भवन के बारे में क्यों पढ़ेंगे साहब? हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमको लाइब्रेरी बनानी है। अब पुस्तकालय अध्यक्ष या कहीं पे कोई सी भी हम काम करेंगे या किसी को कोई सा भी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं ना कि लाइब्रेरी बनती कैसे है। हमको उसकी पूरी तकनीकी जानकारी होना चाहिए। तो आज हम इसकी तकनीकी जानकारी हासिल करेंगे। ये कॉलेज और एमसीक्यू जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत काम का होता है। यहाँ से क्या सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आते हैं और एकदम से ऊपर से निकल जाते हैं, समझ में ही नहीं आता कि क्या कहाँ से पूछा है ये क्वेश्चन। तो ये टॉपिक कुछ वैसे ही है, थोड़ा बोरिंग है पर अच्छा है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे क्यों। तो हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम पुस्तकालय भवन तैयार करेंगे तो उससे पहले जो भी बातें होती है उसको जान सकेंगे और भवन योजना के सिद्धांतों से अवगत हो सकेंगे। अब स्थान का जो आवंटन है, जो प्रबंधन समिति की जानकारी होती है, हम उससे पढ़ सकेंगे। अब पुस्तकालय में प्रकाश, वायु और इनकी जो भी उपयोगिता है इसके ऊपर भी अपन प्रकाश डाल सकेंगे कि साहब कैसे क्या है इसको मैनेज करना है। और उपस्कर और उपकरण की उपयोगिता। उपस्कर वेरी टिपिकल फर्नीचर और उपकरण जो भी इक्विपमेंट लगाते हैं वो। बौद्धिक योजना से संबंधित मानक और विवरण, तो जो भी हमारे मानक और विवरण सरकार ने तय करे हैं हम उनको भी इसी यूनिट में, मतलब ये वाले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ना। थोड़ा बोरिंग है पर सीधा एग्ज़ाम में एमसीक्यू आता है और अपन समझ भी नहीं पाते कि कहाँ से आया है। तो देख लेते हैं इस टॉपिक को। तो इसमें सबसे पहले पुस्तकालय भवन के लिए 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये सीधा सीधा एग्ज़ाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आता है, तो इसको देख लेते हैं कि पुस्तक, पाठक और कर्मचारी तीनों को त्रिमूर्ति की संज्ञा दी जाती है। एक स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व पुस्तकालय संगठन के लिए वह है पुस्तकालय भवन का निर्माण और पुस्तकालय भवन दोनों। तो इसको हम देख लेते हैं कि योजना, अब अपन भवन बना रहे हैं तो उससे पहले एक योजना बनेगी। तो योजना तैयार करने से पहले भी एक प्री प्लानिंग की ज़रूरत है। तो प्री प्लानिंग कैसे होती है? जैसे कि हम स्थिति या स्थल का चुनाव करेंगे कि कहाँ पे बनाना है। अब वो स्थिति या स्थल ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक से ज़्यादा दूर भी ना हो, पब्लिक के ज़्यादा पास भी ना हो, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो, जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा ना हो। ऐसा स्थल चुनाव करेंगे और जहाँ पे आसानी से हर वर्ग के लोग पहुँच सके। तो टोटल मिला के सारी क्वालिटी को देखते हुए हम स्थल को चयन करेंगे। फिर पाठकों की संख्या एवं स्तर। तो पाठक की जो भी हमारी संख्या होती है कि हमारे पास में इतने रीडर्स आएंगे, यहाँ पे बैठ के इतनी बुक्स पढ़ेंगे। स्तर में आपको देखना पड़ेगा कि वो शोध वाले रीडर हैं या जनरली आम नागरिक हैं या बच्चों के लिए पुस्तकालय बनाया है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रलेख की संख्या, प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट जो भी आपके जितने सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे, जितने मोनूमेंट रहेंगे, उनकी संख्या पर भी निर्भर करेगा कि आप कितनी बड़ी एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। फिर इसमें आता है पुस्तकालय सेवाएं। तो पुस्तकालय सेवाएं में अगर आप शैक्षणिक बनाना चाहते हैं तो शैक्षणिक, और विशेष बनाना चाहते हैं तो विशेष। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक भवन का हम निर्माण करेंगे। अब विभिन्न प्रकार के संसाधन क्या है? तो विभिन्न प्रकार के संसाधन है रेत, गिट्टी, बालू, ईंटें, ठेकेदार, इंजीनियर, जो भी कुछ है, जितने भी है, सब विभिन्न प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आते हैं। टीम वर्क मतलब पूरी सेना, सब जने मिल के काम करेंगे तो जल्दी होगा, अच्छा होगा और ज़बरदस्त होगा। सेम ऐसा। इसके बाद में प्रबंध मंडल। तो एक मैनेजमेंट कमेटी भी होना चाहिए। मैनेजमेंट कमेटी होगी तो वो मैनेज करेगी कि किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है, कहाँ से इसको प्रोवाइड करना है, इसके लिए फ़ंड कहाँ से आएगा। सारी व्यवस्था मैनेजमेंट बोर्ड करता है। इसके बाद में पुस्तकालय अध्यक्ष। तो पुस्तकालय अध्यक्ष बहुत ही खास होता है। टोटल मिला के ये सभी चीज़ों को मैनेज करता है, मैनेजमेंट कमेटी से लेके। तो एक आखिरी
उस लाइब्रेरी की चीज़ तक सारी चीज़ इसी की देख रेख में होती है और सारी जिम्मेदारी इसकी होती है, इसलिए ये बहुत खास होता है। वस्तुविद, अब ये वस्तुविद क्या होता है? वस्तुविद मतलब आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का बहुत अहम रोल है, क्योंकि यह उस मतलब बिल्डिंग को, जो भी भवन हम तैयार करने वाले हैं, ये उस बिल्डिंग को वो स्वरूप प्रदान करने में सहायक होता है जिसके उद्देश्य के लिए वह बिल्डिंग बनाई जा रही है। मतलब जिस काम के लिए बनाई है वो वैसी लगनी चाहिए, सीधी सीधी बात। अभियंता, अभियंता मतलब इंजीनियर। इंजीनियर का काम क्या होता है? इंजीनियर का काम होता है लागत को कम करना। जहाँ पे आपके 10 रुपये खर्च होना चाहिए, वहाँ पे वो लागत को कम करके 5 या 3 रुपये में कार्य करने की कोशिश करेगा। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन करें। इसमें आपको बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स के पीडीएफ, एमसीक्यू और नॉवेल पढ़ने को मिल जाएंगे। डेली इसमें अपडेट होता है, आप देखिए, ज़रूर जुड़िए। और जितने भी वीडियो बनते हैं उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन यहीं पे मिलते हैं। और ये मेरा ईमेल एड्रेस, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई डाउट वगैरह कुछ भी हो आप संपर्क कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं भवन योजना के सिद्धांत। तो भवन योजना का सिद्धांत में नव्यता या परिवर्तनशील, बोले तो डाइवर्टेबल। अब डाइवर्टेबल का मतलब क्या है साहब? ये सिद्धांत, तो इस सिद्धांत में क्या होता है कि हम ऐसी लाइब्रेरी बनाएंगे जो आने वाले 10 सालों तक या उससे अधिक सालों तक टिकाऊ बनी रहे। ऐसा तो नहीं है कि हम आज के टाइम पे लाइब्रेरी बनाएंगे। तो हमारे पास में डाइवर्टेबल लाइब्रेरी होना चाहिए, ताकि उससे हम क्या कर सकें कि जैसे पब्लिक का दबाव बढ़ रहा है तो हमारे पास में बुक्स भी बढ़ेगी, इक्विपमेंट भी बढ़ेंगे। तो ये सारे हम पहले से ही अपनी नीति के अंदर शामिल करके उस हिसाब से एक भवन बनाएंगे। मानकीकरण का सिद्धांत क्या है? मानकीकरण का सिद्धांत मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब आप उसमें कोई सी भी चीज़ यूज़ करेंगे तो ब्रांडेड, ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड होगी। फिर व्यापकता एवं विस्तार का सिद्धांत, तो व्यापकता मतलब किसी चीज़ की गहराई, कि अगर हम देखें तो वहाँ पे बुक्स अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। और विस्तार, सीधा सीधा विस्तार का मतलब होता है कि आने वाले टाइम का, भविष्य का विकास, कि हमारे पास में पाठक आएंगे, संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ने के साथ में किताबों की संख्या बढ़ेगी, फर्नीचर की संख्या बढ़ेगी। तो इसका विस्तार हम किस तरह से कर सकते हैं, वो चीज़। अब सामंजस्यता का सिद्धांत, सामंजस्यता का मतलब होता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये जो मेटकाफ, ग्रीनविल, शेले, थॉमसन, इन सभी ने मिलकर पुस्तकालय भवन योजना के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। और इन्होंने ही बताया था कि ये मैनेजमेंट कैसे काम करेगा, किस किस चीज़ में आपको मैनेजमेंट बिठाना है। तो सबसे पहले तो भवन अपने उद्देश्य के अनुरूप हो, जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो लगनी चाहिए कि हाँ लाइब्रेरी है। फिर दक्ष पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति। तो दक्ष पुस्तकालय मतलब, इसको सुधार लेना दोस्तों, दक्ष पुस्तकालय मतलब सीधा सीधा सिंपल सा अर्थ है कि हम पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति कब करेंगे? बनने के बाद में करेंगे तो ठीक नहीं होगा, हम बनने से पहले करेंगे, ताकि वो सभी चीज़ों को अपने हिसाब से, अपने अनुरूप देख सकेगा। जो भी स्टैंडर्ड और जो भी मानक प्रयोग होते हैं वो उन चीज़ों को देख सकेगा, समझ सकेगा और उसको इम्प्लीमेशन कर सकेगा। फिर जो अब हम पुस्तकालय भवन बनाएंगे तो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए? तो उसमें होना चाहिए कि दीवारें कम हो, नहीं तो दीवारें बोल उठेगी। वहाँ पे चाहिए शांति, ऐसा हो नहीं सकता। तो पुस्तकालय भवन के अंदर साफ दीवारें कम होना चाहिए। फिर इसके बाद में हम देखें तो भविष्य में होने वाली वृद्धि और विकास, 10 साल का अनुमान लेके चलते हैं हम लगभग, कि भविष्य में जो भी वृद्धि और विकास होगा उसके अनुरूप हमारी लाइब्रेरी फिट बैठेगी या नहीं। फिर इसके बाद में सौंदर्य संतुलन। तो सौंदर्य संतुलन को अगर देखें तो एक आर्किटेक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। उनके पास में बहुत सारी डिज़ाइनें होती है, डिज़ाइन नहीं होती है तो वो 10-12 लाइब्रेरी के डिज़ाइन को एनालिसिस करके उसका सौंदर्य संतुलन बनाए रखते हैं। ऐसा ना हो कि हम लाइब्रेरी बना रहे थे और उसको इतना सुंदर बना दिया कि पता नहीं क्या बन गया वो, या ऐसा बनाया है कि हम ही नहीं समझ पा रहे कि यही लाइब्रेरी है। मितव्ययिता का सिद्धांत, मितव्ययिता मतलब फिजूल खर्ची।
तो फिजूल खर्च न हो, इस चीज़ को हम पूरा ध्यान रखेंगे, एक एक पाई का सदुपयोग हो सके। पाठ्य सामग्री क्षमता मतलब हम कितनी किताबें रखना चाहते हैं, उसमें कितनी ज़्यादा किताबें रखना चाहते हैं, ऐसा। फिर योजना दल एवं समिति मतलब प्लानिंग कमीशन और कमेटी। तो प्लानिंग कमीशन क्या करता है कि उससे रिलेटेड प्लानिंग बनाता है कि यहाँ पे इतने भवन होंगे, ये डिपार्टमेंट होंगे, इन डिपार्टमेंटों के लिए ऐसे ऐसे काम किया जाएगा। सारी चीज़ें योजना दल एवं समिति के अंतर्गत होती है। अब इसमें देखें तो हम ऐसा भवन बनाएंगे जिसकी कम देखभाल होगी और रख रखाव भी बहुत ही आसान होगा। तो ये सब चीज़ें हमको मैनेज करके चलना है। ये सब आते सामंजस्यता के सिद्धांत के अंतर्गत। अब अगर हम देखें तो पुस्तकालय भवन अभी तक हमारा तैयार नहीं हुआ है। इसको तैयार करने के बहुत सारे तत्व हैं। तत्व मतलब हमारी प्लानिंग के अंदर ये चीज़ शामिल होना ही होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि लिखित योजना आवश्यक है। तो हमारी जो भी प्लानिंग है वो एक कागज़ में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ मेंटली चल रही है। अगर मेंटली चलेगी तो लोग बाग क्या करेंगे कि माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं, उसमें कभी परिवर्तन हो जाएगा, भूल सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए वो सारी चीज़ें लिखित में होना चाहिए। अब वैधानिक प्रलेख हो मतलब हमारे पास में टोटल डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हम यहाँ पे लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास में परमिशन के बाद में भवन संबंधी जितने भी दस्तावेज होते हैं सारे होना चाहिए। फिर हम इसमें देखेंगे भवन की लागत कि हमारा क्या बजट है, कितना एस्टिमेट है, उसके बाद में हम भवन को बनाएंगे। इसके बाद में हम देखेंगे आधारभूत निर्णय। तो जो हमने प्लानिंग कमीशन पहले बनाया था, वो प्लानिंग कमीशन जो भी निर्णय लेगा वही सर्वमान्य होगा और उसी के हिसाब से लाइब्रेरी का डेवलपमेंट होगा और बिल्डिंग बनेगी। अब समिति तो बहुत खास है, यही तो सारे निर्णय लेगी, ये ऊपर वाले सारे जितने जो भी हैं। इसके बाद में हम देखें तो सामान्य विशेषताएं भी होती है। अब सामान्य विशेषताओं के अंतर्गत अगर हम देखें तो पुस्तकालय का उद्देश्य, पुस्तकालय हम क्यों बना रहे हैं, हम शैक्षणिक बना रहे हैं, हम कॉलेज लेवल का बना रहे हैं, या हम रिसर्च लेवल का बना रहे हैं विशेष प्रकार का। तो ये सब हमको पहले से ही क्लियर होना चाहिए। पुस्तकालय का प्रकार, तो हम पुस्तकालय का प्रकार भी देखेंगे कि हम किस टाइप का पुस्तकालय बनाना चाहते हैं, छोटा बड़ा। पुस्तकालय की स्थिति, तो हम पुस्तकालय की स्थिति और स्तर दोनों देखेंगे कि हम बच्चों के हिसाब से बनाना चाह रहे हैं कि बड़ों के हिसाब से बनाना चाह रहे हैं, कि बाकी लोग जो भी है किस टाइप के लोग यहाँ पे आएंगे। टाइप से मतलब शोध वाले या फिर रिसर्चर, शोध वाले, स्टूडेंट, और या फिर छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए हम बनाना चाहते हैं वैसा। अब इसमें हम पाठकों की प्रकृति देखेंगे। तो पाठक की प्रकृति मतलब नेचर, तो साहब इनकी क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या क्रियाकलाप होंगे, उस चीज़ को ध्यान में रख के हम बनाएंगे। फिर दूसरा है पाठकों की संख्या, कि कितने सारे पाठक आएंगे। ये करीब 10 साल का एस्टिमेट होता है, पहले बता ही चुका हूँ। और इसके बाद में स्तर होते हैं कि जैसे कि छोटे बच्चे आएंगे, बड़े पाठक आएंगे, या रिसर्चर्स आएंगे, या कोई से भी संगठन विशेष के लोग आएंगे, ऐसा। अब पाठक के उपयोग की अंतक्रिया, मतलब हम देखेंगे कि पाठक वहाँ पे आया तो उसके पास में बैठने, पढ़ने और आसानी से अध्ययन और सरलता से वातानुकूलन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि पाठक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब हम देखेंगे कि ये बाकी और भी कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं एक भवन बनाने से पूर्व, कि पुस्तकालय भवन कैसे कैसे क्या कहाँ पे बनेगा उससे पूर्व। तो इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसे पुस्तकालय का क्षेत्रफल, कितना बड़ा पुस्तकालय बनाना है, और उसमें जो भी कक्ष बनेंगे, जो भी रूम बनेंगे, तो वो जितने भी रूम हैं उनका सबका क्षेत्रफल। और उसके बाद में सामग्री संग्रहण क्षमता, की कितनी सामग्री हम रखेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद में विशेष प्रकार के पाठक, जैसे कि बहुत सारे स्पेशल होते हैं ना, जैसे ब्लाइंड होते हैं और हैंडीकैप्ड होते हैं, उन लोगों के लिए भी एक विशेष प्रकार का स्थान बनाना पड़ेगा। इसके बाद में सार्वजनिक सुविधाएं, टॉयलेट वगैरह सभी चीज़ बनाना पड़ेगी।
उसके बाद में अगर हम देखें तो हवा और वायु कैसे उसके अंदर आएगी, कहाँ से उसकी व्यवस्था होगी, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ेगी। पर्यावरण नियंत्रण में हमें वहाँ पे एक इन्वायरमेंट डेवलप करना पड़ेगा ताकि गार्डन हो, पेड़ हो, हवा हो, वातावरण अच्छा लगे। भविष्य विकास की संभावना, मतलब भविष्य में जो भी विकास होंगे इन चीज़ों को भी हम शामिल करके देखेंगे। योजना के निर्माण के सदस्य, मतलब योजना में ज़्यादा सदस्य भी नहीं होना चाहिए, कम सदस्य भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होंगे तो हम निर्णय नहीं ले पाएंगे, कम होंगे तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। सांख्यिकी संग्रहण, सांख्यिकी संग्रहण का मतलब डेटा कलेक्शन, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो जिसको हम डेटा में कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमें सीमेंट वगैरह चाहिए तो हमें कितनी सीमेंट चाहिए इसका एक डेटा होगा, इतनी मीट्रिक टन, हमें कितनी ईंटें चाहिए, हमें कितने व्यक्ति चाहिए। तो ये सब डेटा के रूप में उपस्थित होते हैं। संसाधन, संसाधन सीमेंट, बालू, गिट्टी, ये सभी संसाधन है जिसमें ठेकेदार, वस्तुविद और अभियंता सभी चीज़ आती है। योजना का क्रियान्वयन, योजना का क्रियान्वयन मतलब हमने प्लानिंग तो कर ली, अब प्लानिंग को इम्प्लीमेशन कैसे करना है, वो कैसे अप्लाई करेंगे और प्लानिंग में क्या क्या दिक्कतें आएगी, ये सारी चीज़ हमारी आधारभूत योजना के तत्व होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम साथ में लेके चलते हैं। अब हम देखें तो जो भी हम स्थान विभाग बनाएंगे उसके अंदर बहुत सारे विभाग बनाएंगे, तो इनके लिए जो भी स्थान का आवंटन होता है तो आवंटन किस प्रकार करेंगे ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर 3 क्षेत्र आते हैं। पहला आता है परिचालन क्षेत्र। परिचालन क्षेत्र के अंदर भी कुछ और पॉइंट है, जैसे कि संग्रह कक्ष। तो संग्रह कक्ष में हम देखेंगे कि जो विश्वविद्यालय होता है उसमें 100 से लेके 3 लाख तक की पुस्तक रखते हैं, और जो कॉलेज लेवल का विद्यालय होता है उसमें 5 से लेके 50,000 तक की पुस्तक रखते हैं। 15 पुस्तक प्रति वर्ग फीट के हिसाब से जगह हम छोड़ते हैं या उस हिसाब से बनाते हैं। फिर जो भी हमारा संग्रह कक्ष होता है उसकी जो लंबाई होगी वो लंबाई कितनी होगी, तो वो लंबाई इतनी होगी। अब इसमें एन क्या है, एन टोटल मिला के पुस्तकों की जो रैंक होती है, जो भी रैंक्स होती है, रैक्स की संख्या है। तो मान लो कि अगर आपके पास में 2 रैक्स बनाना है तो आप एन की जगह पे 2 का मान रखेंगे और इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके पुस्तकालय में कितनी संख्या, मतलब कितनी लंबाई होनी चाहिए। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो संग्रह कक्ष की चौड़ाई, तो संग्रह कक्ष की चौड़ाई 3 मीटर या 5 मीटर होती है। अब 3 मीटर क्यों होती है, 3 मीटर में से 2 मीटर हम बुक्स रखेंगे और 1 मीटर चलने के लिए। 5 मीटर होगी तो हम दोनों तरफ 2 रैक्स बनाएंगे जिसमें 2-2 मीटर के बुक्स रखेंगे हम रैक्स बना के, और 1 मीटर बीच में चलने के लिए होगा। अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो इसकी ऊंचाई होगी 225 मीटर। संग्रह कक्ष की जो लंबाई होगी वो किस प्रकार से होगी, तो ये होगी पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ताकि उसमें ठीक तरह से प्रकाश आ सके। अब अगर हम देखें तो इसका इसी में मतलब परिचालन क्षेत्र में ही अगर हम देखें तो प्रसूची अनुभाग, जो हमारी एक लिस्ट होती है, ग्रंथ लिस्ट जिसको बोलते हैं, मतलब टोटल मिला के बुक लिस्ट। तो जो बुक लिस्ट होती है ये सबसे पहले तो जो भी पुस्तकालय होता है उसकी की कहलाती, की मतलब कुंजी। तो यह पुस्तकालय प्रसूची पुस्तकालय की कुंजी कहलाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, बढ़िया MCQ है ये। फिर इसके बाद में इसका स्थान कहाँ होता है, तो जो भी पुस्तकालय का मुख्य प्रवेश द्वार होता है या फिर जो भी वहाँ के आदान प्रदान डेस्क होती है, काउंटर, उसी के पास में होता है। अब यह कितनी बड़ी होती है, तो यह 175 वर्ग मीटर या 20 वर्ग फीट होती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आदान प्रदान पटल, तो आदान प्रदान पटल का मतलब सीधा सीधा ये चीज़ हो गई कि जहाँ से कैटलॉग, क्या आपने जहाँ से बुक ली है और कौन सी बुक इशू कराई है, कौन सी बुक अवेलेबल है, इसका पूरा कैटलॉग बनता है। इसी को बोलते हैं आदान प्रदान पटल। तो स्थिति इसकी कहाँ रहती है, मेन गेट के पास में। और पुस्तकालय की जो भी ये संख्या होती है, सदस्यों की संख्या, उस हिसाब से निर्भर करता है कि इसके लिए कितनी जगह छोड़ना चाहिए। अब हम देखते हैं इसी का दूसरा भाग, पाठक क्रियाकलाप क्षेत्र। तो अब पाठकों के क्रियाकलाप के हिसाब से हम देखेंगे तो सबसे पहले सबसे अहम होता है अध्ययन कक्ष। तो अध्ययन कक्ष में क्या होता है साहब कि हम
पाठकों को 10 साल तक कितनी वृद्धि हो जाएगी, इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाते हैं। और 25 वर्ग फीट की जगह हर एक पाठक के हिसाब से होती है। यूजीसी द्वारा जितने भी विद्यार्थी आपके पास में आते हैं उनकी संख्या का 1/5 स्कूलों में और कॉलेजों में, जो कॉलेज लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी होती है वो किस हिसाब से होती है कि मतलब जो भी वहाँ पे विद्यार्थी आ रहे हैं उनका 1/5 और जो भी टीचर्स आ रहे हैं उनका 1/10% स्थान का क्षेत्रफल आपको लेके चलना है। इसके बाद में जो शैक्षणिक पुस्तकालय होते हैं उसमें 10 छात्रों के लिए 3 सीट होती है और जो स्नातक पुस्तकालय होते हैं उसमें 25 वर्ग फीट प्रति छात्र के हिसाब से होता है कि 25 वर्ग फीट प्रति छात्र वहाँ पे आएंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएट लाइब्रेरीज होती है उसमें 30 वर्ग फीट मिलता है एक छात्र को, और जो भी शोध करने वाले होते हैं विशेष लाइब्रेरी होती है उसमें 36 वर्ग फीट मिलता है एक छात्र को, और प्रत्येक शोध टीचर के लिए 75 वर्ग फीट होता है। अब ये जो सारा सिस्टम है ये सारा सिस्टम एक ही तरह के मतलब एक तरफ से बैठने के लिए है, दूसरी तरफ मतलब एक ही इंसान के लिए है। अब इसमें हम देखते हैं जैसे शोध कक्ष, तो हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लकड़ी के क्यूबिक बने होते हैं। अब ये जो क्यूबिक होते हैं ये कैसे होते हैं, ये 6 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े इस हिसाब से क्यूबिक होते हैं ताकि हर इंसान को इंडिपेंडेंटली रिसर्च करने का मौका मिल सके। अब ये क्यूबिक की संख्या डिपेंड किस पे करती है, तो ये डिपेंड करती है जितने भी रिसर्चर्स हैं उनकी संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। माइक्रोफार्म अध्ययन कक्ष क्या होता है, जो भी माइक्रोफिल्म वगैरह आती है इसका जो भी हम अध्ययन करते हैं इसके लिए हमको 150 वर्ग फीट की जगह बनाना पड़ेगी एक लाइब्रेरी के अंदर। तो दोस्तों ये चीज़ बोरिंग ज़रूर है लेकिन एग्ज़ामों में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि माइक्रोफार्म अध्ययन कक्ष का क्या क्षेत्रफल होना चाहिए एक लाइब्रेरी के अंदर, तो फिर आपको ये चीज़ बताना पड़ेगी कि 150 वर्ग फीट। अब इसमें हम देखेंगे कर्मचारी क्रियाकलाप क्षेत्र, मतलब कर्मचारी के लिए वर्किंग स्पेस कितनी होनी चाहिए। अब इसमें होता है अनुमोदन अनुभाग, मतलब टोटल मिला के एक हिसाब से वो कमेटी जिसके अंदर हम पुस्तकें खरीदने से लेके तो पुस्तक जमाने तक और उसके टोटल जल्दबाजी वगैरह सब कुछ करने तक जहाँ पे पूरी प्रोसेस होती है ये होता है अनुमोदन विभाग के। वहाँ पे कमीशन, वहाँ पे पूरी कमेटी होती है, वो बैठती है, वो डिसाइड करती है कौन सी पुस्तकें खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कितने रेट पे खरीदना, सारी चीज़ें वो ऑटो अपने डिस्कस करके वहाँ से बाहर निकालते हैं। तो एक वो वाले विभाग के लिए भी जगह चाहिए। फिर तकनीकी विभाग है तो तकनीकी विभाग के लिए भी जगह चाहिए, क्योंकि अनुमोदन हो जाएगा और पुस्तकें आएगी तो उसके बाद में उसका वर्गीकरण होगा, उसकी डाटा की एंट्री होगी, कौन सी बुक है, कैसे जमाई जाएगी, ये सारी चीज़ें, इसके लिए भी एक विभाग होता है और इसके लिए भी आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। साथ में संदर्भ विभाग, तो संदर्भ सेवा में क्या होता है रेफरेंसेस, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो भी अध्यक्ष का रूम होता है ये उसी के पास में रूम होता है, इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यहाँ पे टोटल बुक्स की ऑथेंटिकेशन और रेफरेंसेस देखे जाते हैं कि ये यहाँ कहाँ से आई है ये बुक। अब अगर हम देखें तो इसमें कोई दूसरे भी अन्य क्षेत्र होते हैं, बिल्डिंग बन रही है तो सब तरह से ही बनेगी साहब, तो इसके हम दूसरे क्षेत्र भी देख लेते हैं जल्दी फटाफट, टॉपिक लंबा होता जा रहा है। तो पुस्तकालय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष का जो भी कक्ष होता है वो कक्ष कितना बड़ा होता है, तो वो कक्ष होता है 30 वर्ग मीटर या 325 वर्ग फीट। और ये जो सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष हैं इनका होता है 15 वर्ग मीटर या 170 वर्ग फीट। फिर इसमें कर्मचारी के लिए स्थान, तो कर्मचारी के लिए जो भी स्थान होता है स्टेनोग्राफर के लिए 9 वर्ग मीटर या 100 वर्ग फीट, या फिर कार्यालय सहायक जो होते हैं इनके लिए भी 9 वर्ग मीटर या 100 वर्ग फीट, क्लर्क के लिए 5 वर्ग मीटर या 54 वर्ग फीट, और सेमिनार और गोष्ठी के लिए एक हॉल बनाया जाता है। अब हॉल कितना बड़ा होगा, 50 से 60 व्यक्ति बैठ सके इस हिसाब से। फिर इसके बाद में कुछ और भी जगह छोड़ी जाती है, जैसे बाइंडिंग रूम, किताबें ख़राब हो गई तो उनको बाइंड करने के लिए भी एक रूम की ज़रूरत होगी। रिप्रोग्राफिक करे
तो जो भी रिप्रोग्राफिक मतलब जहाँ पे भी हम डेमोस्ट्रेशन देखते हैं या किसी चीज़ से संबंधित कोई वीडियो वगैरह देखते हैं, तो वो रिप्रोग्राफिक रूम होता है, तो वो वहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी। फिर होता है कंप्यूटर कक्ष, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर रखे रहते हैं, तो उसकी भी ज़रूरत है। दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह, एक हिसाब से जो बहुत सारे दुर्लभ ग्रंथ होते हैं उनका म्यूजियम बनाया जाता है या फिर उनको रखने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाती है, उसके लिए भी एक सेपरेट कक्ष की ज़रूरत होती है। और जितनी भी हमारे पास में मशीन है, फर्नीचर है, बुक्स है, इनकी सबके रिपेयरिंग के लिए भी एक रूम ज़रूरी होता है। तो दोस्तों देखते जाना एक लाइब्रेरी में कितनी माथापच्ची है। तो दोस्तों ये हो गया। अब इसके बाद में इसका पार्ट 2 में जल्दी ही लेके आऊँगा, तो प्लीज़ साथ में रहिए, बने रहिए। इसका पार्ट 2 भी अच्छे से एंजॉय करना, उसमें बहुत सारी तकनीकी जानकारी है। ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं बोरिंग है, लेकिन इतना भी बोरिंग नहीं है। और इससे सीधा सीधे तकनीकी सवाल हमसे पूछे जाते हैं नेट में, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखना, समझना और पढ़ते चलना। साहब कोरोना का दौर है, इसलिए आराम से घर पे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आपके एग्ज़ाम जैसे भी हों, बट आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपके पढ़ने का जो भी मतलब है वो सिद्ध हो सके और आप अच्छी से अच्छी जॉब पा के अपने काम में सफल हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद।